तो शुरू करेंगे जी सैंपल पेपर नंबर 9। सबसे पहले सेक्शन ए पार्ट 1 में केस बेस्ड एमसीक्यू है। पहली शुरुआत में पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लिया। ऑन द फॉलोइंग डेट बैलेंसेस अपीयर्ड इन देयर बुक्स। तो एक WCR वाला मटका है 72,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला मटका है 30,000 और इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट है 6 लाख रुपए। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो कोशिश करनी है आपको आंसर बताना है एट अर्लीस्ट। इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 48,000। तो एक मजदूर का हाथ कट गया और मजदूर ने हमसे 48,000 का क्लेम मांग लिया है। तो हमारे पास ऑलरेडी 72,000 का WCR है, उसमें से मजदूर को हम दे देंगे 48,000। तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 24,000। तो अब इस 24,000 के रिमेनिंग WCR को हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है कि ये हमें PQR के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, यानी 3:3:2 में। तो ये 24,000 रुपये PQR को 3:3:2 में मिल जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से है सही, ये हमें बताना है। बिल्कुल सही। तो हम P को 9,000, Q को 9,000 और R को 6,000 रुपये दे देंगे। बिल्कुल सही। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। इफ इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 4.5 लाख। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो कह रहा है 4.5 लाख रुपए हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हमें गिवन थी और उसकी वैल्यू हो गई 4.5 लाख। तो 1,50,000 की गिरावट हो गई। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था वो था सिर्फ 30,000 रुपए का, 30,000 का। तो अब 30,000 तो गिरावट चलो मैं अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक्स्ट्रा नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है 1,20,000 का। तो कॉन्सेप्चुअली उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि ये लॉस हो गया 1,20,000 का, तो इस लॉस को हमें क्या करना पड़ता है? इस लॉस को हमें PQR के ओल्ड रेशियो में ही 3:3:2 में डेबिट करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बिल्कुल सही। हम P को 45, Q को 45 और R को 30,000 रुपए डेबिट कर देंगे, यानी कि 1,20,000 का लॉस PQR के ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। सही आंसर, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,40,000। कह रहा है अगर फर्म की गुडविल है 2,40,000, देन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल। तो गुडविल की एंट्री होती है कॉन्सेप्चुअल। अगर हम पहले बात करें, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अब गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालने के लिए हम PQR, उनका हमें ओल्ड शेयर दे रखा है 3:3:2, उसमें से आप माइनस कर दो इनका न्यू शेयर दे रखा है इक्वल 1/3 1/3 1/3। तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जैसे P का आ रहा है 1/24 पॉजिटिव, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। Q का आ रहा है 1/24 पॉजिटिव, तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। R का आ रहा है -2/24, तो R जो है वो गेन कर रहा है। तो कॉन्सेप्चुअल एंट्री हमारी बन जाएगी गेनिंग पार्टनर डेबिट, यानी R डेबिट टू P और टू Q। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। क्योंकि ऑप्शन सी के अंदर ही आर को डेबिट करा जा रहा है, यानी गेनिंग पार्टनर को डेबिट करा जा रहा है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है P और Q, उन्हें क्रेडिट करा जा रहा है। तो वही ऑप्शन सही होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में तो वैसे भी आर डेबिट है ही नहीं। तो सही बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ 72,000 अपीयर्स इन द बुक्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, यानी कि कूड़ा, या जिसको आप लॉस कह सकते हो, वो हमारी बुक्स में अपीयर हो रहा है। तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको
PQR के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? 3:3:2 में अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे, सही, तो P को डेबिट कर देंगे, Q को डेबिट कर देंगे और R को डेबिट कर देंगे। 27, 27 और 18, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड। कह रहा है जब शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, वेरी सिंपल आंसर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप, है ना। तो हमने फॉरफीचर के टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ ही रखा होता है, तो उस टाइम पर हम कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, चिल्ड्रन टॉयज लिमिटेड forfeited 1000 shares of ₹10 each, fully called up for the non-payment of allotment money of ₹2, first call of ₹2 and final call of ₹1। तो इसका मतलब कुल मिलाकर उसने 10 में से 5 रुपए नहीं दिए हैं, तो दैट मीन्स उसने 5 रुपए दिए होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर 1000 शेयर्स पे 5 रुपए उसने दिए हैं तो ए अमाउंट हो गया 5000 रुपए। फिर लिखा है 400 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप एंड द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाज 1200। कह रहा है हमने कैपिटल रिजर्व में 1200 रुपए ट्रांसफर करे हैं और हमने 400 शेयरों को रीइशू करा है। तो आपको इसमें कैपिटल रिजर्व दे रखा है लेकिन इसमें आपको बी अमाउंट नहीं दे रखा। तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला आपको याद ही है, ए अमाउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट डिवाइडेड बाय बी अमाउंट। कैपिटल रिजर्व हमें गिवन है 1200 और ए अमाउंट हमें पता है 5000, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड हमें पता है 400 और नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट हमें पता है 1000। तो पहले अगर मैं इतनी मैथमेटिक्स सॉल्व करूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरा बी अमाउंट कितने रुपए होगा। तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 4 इंटू 5 2000, तो बी आ गया 800। तो इसका मतलब मैंने जो टोटल डिस्काउंट दिया होगा री इशू पर वो 800 रुपए का दिया होगा। अब अगर मैंने 400 शेयर्स री इशू करे हैं तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब मैंने पर शेयर 2 रुपए डिस्काउंट दिया होगा, 2 रुपी पर शेयर। इसका मतलब मैंने डिस्काउंट ऑन री इशू दिया होगा। तो ऐसा कहा जा सकता है। तो बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है द शेयर्स वर री इशूड फॉर। कह रहा है आपने 400 शेयर्स अब कितने रुपए के री इशू करे होंगे। तो अगर मैंने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो जाहिर सी बात है 400 शेयर्स मैंने 8 रुपए के री इशू करे होंगे, है ना, क्योंकि मैंने 2 रुपए का तो डिस्काउंट दिया है। तो मेरा सही आंसर आ गया 3200। तो इसमें बस हमको क्या निकालना पड़ा थोड़ा सा मेहनत करके कि मैंने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया होगा। तो मैंने डिस्काउंट जो है वो 2 रुपए पर शेयर का दिया होगा, मुझे ये पता चल गया। तो दैट मीन्स मैंने शेयर 8 रुपए का री इशू करा होगा। तो बस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ आपको री इशू पर कितने रुपए मिले। तो मुझे री इशू करने पर 3200 रुपए मिले। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ऐश्वर्या लिमिटेड forfeited 5000 shares of ₹10 each fully called up for the non-payment of final call of ₹3। तो 5000 शेयर फॉरफीट हो गए जिन्होंने 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी। तो इसका मतलब उन्होंने 7 रुपए दे दिए होंगे। 3000 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। इनमें से हमने 3000 शेयर्स को कह रहा है पूरी तरह से री इशू कर दिया 8 रुपए में। अब वो पूछ रहा है बताओ क्या बैलेंस बचेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। तो इसका हमने सीधा शॉर्टकट सीख रखा है, बिल्कुल सही, कि जितने शेयर्स री इशू नहीं हुए, तो 2000 शेयर्स हमने री इशू नहीं करे, इनटू अमाउंट रिसीव्ड, 7 रुपए मुझे रिसीव हो गया था। तो 2000 इंटू 7 रुपए, मेरा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा कितना? 14000 रुपए। सही। तो बी आ गया करेक्ट आंसर, परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये सिंपल है थ्योरी। व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब एनफोर्स होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट तब एनफोर्स होगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है डीड नहीं होगी तब हम पार्टनरशिप एक्ट का सहारा लेते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो पूछ रहा है कौन सा रूल अप्लाई होगा। नो इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं, गलत, 6% होता है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, परीक्षा एंड विपाशा contribute 5 लाख एंड 3 लाख respectively in a partnership firm by way of capital on which they agree to allow interest at 8% per annum। तो इन्हें 8% इंटरेस्ट मिलेगा अपनी अपनी कैपिटल पर। तो अगर मैं 8% निकालूं तो P को मिलेगा 40,000 और V को मिलेगा 24,000, टोटल हो गया 64,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। द प्रॉफिट फॉर द एंड ऑफ द ईयर वॉज 14,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट। लेकिन प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 14,000 ही है, तो एप्रोप्रिएशन देना हमें 64 है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ 14,000। फिर वो कह रहा है इफ देयर इज ए क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस। कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको देना ही पड़ेगा चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो इसका मतलब आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 40,000 पी को पे करने पड़ेंगे और 24,000 वी को पे करने पड़ेंगे। मतलब वो ये कह रहा है आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 64,000 अगर आप पे कर दोगे 14 में से तो आपका लॉस आ जाएगा 50,000 का। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है विपाशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा, बिल्कुल सही, मुझे भी सही लग रहा है आपका आंसर। तो 50,000 का लॉस हुआ टोटल, उसको अगर मैं इनके रेशियो में डिवाइड कर दूं तो विपाशा का लॉस आ जाएगा 20,000 रुपए का, सही, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ए पार्टनर ड्रॉज 10,000 रुपए ईच ऑन 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। तो देख रहे हो ये तारीखें हैं, ये सारी तारीखें बेसिकली बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर हैं, हर क्वार्टर की बिगिनिंग हो गई। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 8% पर एनम विल बी। तो फटाफट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो क्या आएगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना होता है क्वार्टर की बिगिनिंग का 7.5 अपॉन 12। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2,000 रुपए, सही, परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1, ठीक है। On 1 April they decided to change their profit sharing ratio to 5:3:2, ठीक है। On that date debit balance of P&L यानी कूड़ा was 60,000 appeared in the balance sheet and partners decided to pass adjustment entry for it। तो बेसिकली इसमें ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना है आपको, और फिर कॉन्सेप्चुअल एंट्री क्या होती है लॉस की, कूड़े की, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। तो अगर मैं फटाफट से चेक करने के लिए देखूं, ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड शेयर लिख लेता हूं 2/5, 2/5, 1/5, माइनस कर देता हूं इनका नया शेयर 5/10, 3/10, 2/10। तो पहले ये पता लग जाएगा कौन गेन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए का तो 10 आ गया, 4 माइनस 5 माइनस 1, ए गेन कर रहा है। बी का आ जाएगा 1/10 पॉजिटिव, बी सैक्रिफाइस कर रहा है। सी का आ रहा है निल। तो बी सैक्रिफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल एंट्री बन जाएगी बी डेबिट टू ए। तो अब हम ऑप्शन देख सकते हैं कि बी डेबिट टू ए जो है वो किस ऑप्शन में दे रखा है। तो बी डेबिट टू ए, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ए कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 4, ऑन फर्स्ट कॉल 2, ऑन फाइनल कॉल 1, ठीक है। 3, 4, 2, 1।
Applications were received for 50,000 shares. Allotment was made pro rata. How much amount will be received in cash on allotment? कह रहा है हमें allotment पर कितने रुपए कैश मिलेगा। तो थोड़ी सी वर्किंग है, करके देख लेते हैं। तो 50,000 एप्लीकेशंस के साथ हमें एप्लीकेशन मनी जो मिला होगा वो मिला होगा 1,50,000, जबकि हमें मिलना चाहिए सिर्फ 20,000 शेयर्स के हिसाब से 60,000। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मुझे 90,000 रुपये एक्सेस मिल गए होंगे, ज़्यादा मिल गए होंगे। अब अलॉटमेंट के अगर मैं 4 रुपये मांगूँ, हाँ सही भेज रहे हो आंसर, तो अलॉटमेंट का अमाउंट अगर मैं 4 रुपये के हिसाब से निकालूंगा 20,000 शेयर पर, तो वो 80 ही बनेगा। तो मेरे पास तो ऑलरेडी 90 उनके एक्सेस ही पड़े हैं, तो अलॉटमेंट पर तो मुझे उनसे कितने रुपए मिलेंगे? कुछ भी नहीं, वो मुझे कुछ भी नहीं देंगे, नील। बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ए लिमिटेड फोरफिटेड 3,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹75 कॉल्ड अप। ठीक है, तो 75 कॉल्ड अप है। इशूड एट 10% प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 10 रुपये का प्रीमियम है अलॉटमेंट के टाइम पर, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 रुपये। तो 75 में से उसने फर्स्ट कॉल के 20 रुपये नहीं दिए, तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि उसने 55 रुपये दे दिए, 55 रुपये दे दिए। तो 3,000 शेयर फोरफीट हुए और 55 रुपये, तो 3,000 इंटू 55 कितना हो गया? 3,000 इंटू 55 1,65। फिर उसके बाद कह रहा है आउट ऑफ दीज 1,000 शेयर्स वर री इशूड एज ₹75 पेड अप फॉर ₹72। तो इसका मतलब आप 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो। तो 1,000 शेयर्स री इशू करने पर 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, तो बी अमाउंट हो गया 3,000। तो वो पूछ रहा है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी। तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला है ए अमाउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफीट माइनस बी अमाउंट। इसको सॉल्व करके आप बता दो क्या आ रहा है। 55 माइनस 3 52। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, लक्ष्मी लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 लाख शेयर ऑफ ₹20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर। ठीक है, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 4+4, ऑन अलॉटमेंट 5+7, ऑन फर्स्ट कॉल 2+8। तो बैलेंस कितना बच गया फाइनल कॉल पे? 9। तो फेस वैल्यू बच गई प्लस 6 प्रीमियम बच गया। शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो एक शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, लेकिन उसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, और उसके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट हो गए। इन द एंट्री ऑफ फोरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो आप शेयर फोरफीचर में कितने रुपए डेबिट करोगे? तो हम कॉल्ड अप फेस वैल्यू डेबिट करेंगे। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है सिर्फ 4 और 5 9 और 2 11। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 11 रुपए। तो 300 शेयर्स इंटू 11 रुपए, तो हम 3,300 रुपए जो है वो शेयर कैपिटल में डेबिट करेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 3,300। सही ए। अब इसके बाद है 16। 16 में कह रहे हैं एक्स लिमिटेड टुक ओवर बिल्डिंग ऑफ 20 लाख, मशीन ऑफ 5 लाख, लाइबिलिटी ऑफ 6 लाख ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो इसको आप 110 रुपए ले लो, एंड 11 लाख रुपए बाय बैंक ड्राफ्ट। तो परचेज कंसिडरेशन विल बी, तो बहुत सिंपल हो गया, 10,000 शेयर्स आपने 110 रुपए के इशू करे, तो इसका मतलब 11 लाख रुपए तो हो गए आपके इक्विटी शेयर्स के, और 11 लाख रुपए का आपने बैंक ड्राफ्ट दिया, तो 11 और 11 कितना हो गया? 22 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन विल बी 22 लाख। सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज, तो NYP है 2, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वॉज 1,20,000। तो अगर 2 साल NYP है
और गुडविल की वैल्यू 1,20,000 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, 60,000 होगा। ठीक है सर। फिर वो कह रहा है प्रॉफिट्स फॉर द फर्म ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 65, 45 एंड एक्स। तो हमें मिसिंग प्रॉफिट निकालना है तीसरे साल का, तो बहुत ही आसान है। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो है ही, और एवरेज प्रॉफिट कैसे आया होगा, तीनों साल के प्रॉफिट्स को हमने जोड़कर 3 से भाग दिया होगा, तो एवरेज आ गया होगा। इस गणित को सॉल्व करके मुझे एक्स बता दो क्या आ रहा है। तो बच्चे कह रहे हैं 70,000। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट रहा होगा 70,000। तो 70,000 प्रॉफिट से जब आप एवरेज निकालोगे तो 60 आ जाएगा। क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉज ए फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो इसका मतलब एवरेज पीरियड हो गया 5.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग अमाउंट टू 4290 ड्राइंग्स ऑफ बी वर। तो निकाल लेते हैं। उसने हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी हैं, उसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो पहले मैं इतना सॉल्व करूं अगर, तो मुझे उसकी टोटल ड्राइंग्स पता लग जाएंगी। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आएंगी, तो x की वैल्यू आएगी सॉल्व करके 93,600। तो ये उसका मतलब उसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई। तो अगर आपको अब एक महीने की निकालनी हो, है ना, क्योंकि उसने तो पर मंथ में आंसर दे रखा है, तो इसको आप 12 से भाग दे दो। 93,600 को 12 से भाग दे दोगे तो आपको एक महीने की पता लग जाएगी। तो इसका मतलब उसकी एक महीने की ड्राइंग रही होगी 7800। ठीक है, तो बच्चे बी ही भेज रहे थे, मुझे लग रहा है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। चलो, तो ये आपका हो गया जी सेक्शन ए सिंपल वाला खत्म। अब सेक्शन बी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C for 1/5 share. In future, the ratio between A and B would be 2:1. The new profit sharing ratio will be. तो ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है जो मैंने आपको लिखवा के सिखाया था, जो आपको याद अब नहीं होगा। तो भाई लेट टोटल शेयर बी 1। मान लो टोटल 1 है। सी का शेयर हमें दे रखा है 1/5। तो रिमेनिंग कितना बच गया ए और बी के लिए, वो लिख लो। तो सर रिमेनिंग बच गया ए और बी के लिए 4/5, है ना, 1 - 1/5। अब वो कह रहा है कि ए और बी का फ्यूचर में रेशियो जो रहेगा वो 2:1 रहेगा। तो आपको ए और बी में रिमेनिंग शेयर को 2:1 में भाग दे देना है। बाकी सी का तो 1/5 है ही। इस गणित को सॉल्व कर लो। तो 8/15, 4/15, और इसे भी 15 ही बनाने के लिए नीचे 3/3 से गुना कर दिया, तो 3/15। तो मुझे लग रहा है बच्चों का सही है 8, 4, 3। तो सही भेजा आपने सी ऑप्शन 8, 4, 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अपूर्वा एंड अर्चिता आर पार्टनर्स। नमिता वॉज मैनेजर हु रिसीव्ड ए सैलरी ऑफ 1,10,000 पर ईयर in addition to a commission of 10% on the net profit before charging such commission। तो मतलब सीधा सीधा 10% ही देना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,40,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ठीक है, नमिताज कमीशन विल बी। तो बहुत सिंपल हो गया ये तो। सीधा प्रॉफिट दे रखा है सैलरी चार्ज करने के बाद। अब नमिता तो मैनेजर है, तो मैनेजर की सैलरी तो वैसे भी एक चार्ज होती है, तो वो तो हमें प्रॉफिट में से पहले वैसे भी देनी ही पड़ेगी। तो हमारा जो एक तरह से टेक्निकली नेट प्रॉफिट है वो 4,40,000 ही है। तो हमें कमीशन अपने नेट प्रॉफिट का 10% देना है। तो 4,40,000 का सीधा सीधा 10% अगर निकाल लूँगा तो आ जाएगा 44,000। तो बस सिंपल हो गया। तो नमिता का कमीशन पूछ रहा था कि कितना होगा, तो नमिता का कमीशन हो गया 44,000। उसके बाद 21, Rani and Sakhi are partners with capital of 4 lakh and 1 lakh respectively. They are entitled to interest on capital at 10% per annum. In addition, Rani is entitled to a salary of 4,000 per month. तो मतलब पूरे साल की हो गई 48,000। उसके बाद Sakshi is entitled to a rent of 5,000 per month for the use of her office by the firm। तो साक्षी को
रेंट भी मिलेगा 5,000 पर मंथ, तो इसका मतलब पूरे साल का हो गया 60,000, जो कि एक चार्ज होता है, क्योंकि पार्टनर को रेंट अगर हमें देना है तो दैट इज अ चार्ज फॉर द फर्म। तो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 2 लाख। कह रहा है नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो 2 लाख है। ठीक है, टर्म्स ध्यान से पढ़ना। नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो 2 लाख है। तो रानी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले मैं अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखूं, 10% इंटरेस्ट, तो रानी की कैपिटल 4 लाख पर 40,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और साखी की कैपिटल 1 लाख पर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 50,000 रुपए तो मुझे इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे। ठीक है सर। उसके बाद 48,000 रुपए की मुझे रानी को सैलरी देनी पड़ेगी। तो कितना हो गया टोटल? 48 की सैलरी, 50,000 का आईओसी, तो 98,000 हो गया टोटल कुल मिलाकर। उसके बाद 98,000 अगर आप माइनस कर दो 2 लाख में से, तो बचा सिर्फ 1,02,000 रुपए। तो वो ये पूछ रहा है रानी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं है, तो आधा आधा ही माना जाएगा, इक्वली माना जाएगा। तो 1,02,000 का अगर आप आधा करोगे, यानी 1:1 में इसको बांट दोगे, तो रानी का शेयर आ जाएगा 51,000। तो सही भेजा बच्चों ने, वेरी गुड, सी, शाबाश। उसके बाद 22 सिंपल है, थ्योरी क्वेश्चन है। कह रहा है अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसिडर्ड। कह रहा है हम किस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर का यूज ही नहीं करते। तो बहुत ही सिंपल है, सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एनआरआर चाहिए, कैपिटलाइजेशन मेथड में तो आपको 100 अपॉन एनआरआर करने के लिए एनआरआर चाहिए, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड में एनआरआर का कोई भी उपयोग नहीं होता है। सी सही। उसके बाद 23, X Limited issued a prospectus inviting application for 6 lakh shares of ₹50 each at a premium of 20 रुपए per share payable as follows. On application ये, on allotment ये, call ये, balance. Shareholder holding 1000 shares failed to pay allotment and first call money. तो उसने allotment और first call money नहीं दिया, and his shares were forfeited, और उसके share forfeit हो गए after the first call. In the entry of forfeiture, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम कौन सा डेबिट करते हैं? जो हमें नहीं मिला, यानी अलॉटमेंट का 6 और फर्स्ट कॉल का 7, 6 और 7 11, 6 और 7 13 सॉरी। तो 1000 शेयर्स हैं और 13 रुपए प्रीमियम नहीं मिला। ठीक है, वेरी गुड, सही, डी, 13,000 रुपए एसपीआर डेबिट, परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ये होमवर्क दे दूं? हाँ सर, ये होमवर्क दे दो। कैपिटल रिजर्व निकालना है ना, तो निकाल लोगे आप। उसके बाद 25, तो 25 में क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिजर्व कैपिटल। इनमें से रिजर्व कैपिटल के बारे में क्या सही है? इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस, ये तो गलत है। इट कैन बी यूज टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, ये भी गलत है। इट कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, हाँ सही भेजा आपने। तो इसका एक ही करेक्ट बात है कि इसको वाइंडिंग अप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 26 में कह रहा है प्रीति, रेवती एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल स्टूड एट 6 लाख रुपए ईच। ठीक है, ईच पार्टनर विड्रू 50,000 रुपए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। तो इन्हें 5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, तो 30,000 रुपए ईच का इन्हें आईओसी मिलना चाहिए था। बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट 8% पर एनम। तो इन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इनसे लेना चाहिए था। तो अगर मैं 50,000 रुपए की ड्राइंग्स का 8% पर एनम के हिसाब से निकालूं, तो ये हो गया 2,000 रुपए ईच। तो इनसे मुझे आईओडी भी लेना चाहिए था, लेकिन लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स ऑफ डी। तो हमने आईओसी दिया नहीं, हमने आईओडी लिया नहीं, तो कह रहा है रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ। तो मैं जल्दी से स्टेप लगा देता हूं। आपको स्टेप सिखाए थे कि सबसे पहले हमें आईओसी को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो तीनों पार्टनर्स को मैं 30-30 हज़ार रुपए की आईओसी क्रेडिट कर देता हूं। उसके बाद फिर मुझे 2-2 हज़ार रुपए का इनसे आईओडी
लेना पड़ेगा, तो 2-2 हज़ार रुपए का आईओडी डेबिट कर देता हूँ। फिर मैंने आपको सिखाया था कि कमज़ोर टीम का साथ देते हैं, तो डेबिट की टीम जो है वो कमज़ोर है, कितने रुपए से? 84,000 रुपए से। तो आपको डेबिट की टीम में 84,000 रुपए लिखने पड़ेंगे, और वो 84,000 आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी 3:2:1 में लिखोगे, तो वो आ जाएगा 42, 28 और 14। फिर आपका आंसर तैयार। नेट इफेक्ट निकाल लो, तो क्या आएगा आंसर बताओ सर? प्रीति 14,000 डेबिट आएगी, ठीक है। उसके बाद आर तो ज़ीरो हो गया, और सर सृष्टि 14,000 क्रेडिट आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर एडजस्टमेंट एंट्री का। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको याद आ गया हो। उसके बाद 27, ईशा, काव्या एंड रुचि वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1. Isha withdrew 5,000 every month and Kavya withdrew 7,500 every month. Interest on drawing at 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawings. तो बढ़िया क्वेश्चन है जी। तो कह रहा है कि 3 पार्टनर्स हैं, ईशा, काव्या और रुचि। तो इन्होंने क्या करा, ईशा ने विड्रॉ करे 5,000 रुपए एवरी मंथ, और काव्या ने विड्रॉ करे 7,500 रुपए एवरी मंथ। और पार्टनर्स को हमने कह रहा है आईओडी ले लिया 6% पर एनम के हिसाब से, लेकिन इस बार उल्टा है। कह रहा है जबकि पार्टनरशिप डीड के अंदर साइलेंट था, मतलब हमें आईओडी नहीं लेना चाहिए था, तो अब हम वापस कर देंगे। तो इस बार आप आईओडी निकाल के क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि अब आप आईओडी वापस कर रहे हो, आपने तो फालतू में ले लिया, पार्टनर से लेना नहीं था जबकि। तो सर ईशा की आईओडी निकालें हम? हाँ निकालो। 5,000 रुपए एवरी मंथ, तो पूरे साल की कितनी हो गई? 60,000। 60,000 का 6% कितना आएगा सर? 60,000 का 6% आएगा 1,800। फिर काव्या ने विड्रू करी 7,500 एवरी मंथ, तो 7,500 रुपए एवरी मंथ पूरे साल की कितनी हो गई सर? 90,000। तो 90,000 का 6% निकालो सर। सर 90,000 का 6% आएगा 2,700, ठीक है। आर ने तो कुछ कर ही नहीं। तो ईशा ने और काव्य ने जो आईओडी करे वो हमने क्रेडिट कर दिए, यानी उनको वापस दे दिए, लेने नहीं चाहिए थे क्योंकि। फिर उसके बाद इन दोनों अमाउंट्स को जोड़कर वो कितना आएगा? 4,500। उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो आई होप आपको ये स्टेप्स याद हों, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी आप जानो कि आपको याद है कि नहीं। तो 1,800, 1,800 और 900, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे नेट इफेक्ट को, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या आंसर आ जाएगा। ई तो ज़ीरो हो गई, काव्या जो है वो क्रेडिट होगी 900 से, ठीक है, और आर जो है डेबिट होगा 900 से, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर इसके बाद जी 28 में आपको दे देता हूँ होमवर्क में, सिंपल क्वेश्चन है। 29 कर लेते हैं आपके साथ डिस्कस। 29 में क्या कह रहा है? X and Y and Z are partners sharing profits in the ratio 4:3:2. Their balance sheet as at 31 March showed a debit balance of P&L 1,35,000. तो एक कूड़ा दे रखा है हमको। They on 1 April they share the profits equally. Profit sharing ratio बदल गया। In the necessary journal entry to give effect to the above arrangement when XYZ not to close the P&L, मतलब कि वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, तो कह रहा है क्या होगा? तो कॉन्सेप्चुअल एंट्री तो होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग, तो बस ये निकाल लेते हैं। एक्स वाई जी में किसने गेन करा, किसने सैक्रिफाइस करा? तो ओल्ड शेयर लिख लेता हूँ, माइनस नया शेयर तो इक्वल है, वो कर देता हूँ। तो ये करके पता लग जाएगा कि किसका क्या आ रहा है। तो ये x तो आ रहा है सैक्रिफाइस, y का 0 हो गया, और z का आ रहा है गेन। तो कॉन्सेप्चुअली एंट्री बन गई x डेबिट टू z, सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। तो x डेबिट टू z कौन सा ऑप्शन हो गया? x डेबिट टू z, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 30। चलो अब तो बस मजे आ गए, अब तो सिंपल तुक्केबाजी करनी है। दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, असर्शन दे रखा है, उसका रीजन दे रखा है, तो आपको बताना है सही। असर्शन लिखा है ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। हाँ, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी में हमने पढ़ा है वो एजेंट होता है, प्रिंसिपल भी होता है। और रीजन कह रहा है बिकॉज ईच पार्टनर कैन मेक परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स फॉर द फर्म। हाँ, और हर पार्टनर जो है वो फर्म के लिए सामान खरीद सकता है, बेच सकता है, सही। तो इसीलिए वो फर्म के लिए एक तरह से एजेंट है। तो वो फर्म के बिहाफ पे क्योंकि काम कर सकता है, तो इसीलिए वो फर्म का एजेंट है। उसके बाद 31 असर्शन में लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 6% इंटरेस्ट ऑन देयर लोन टू द फर्म। तो कह रहा है पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम का उनके लोन पर। तो ट्रू, ये बात तो सही है। रीजन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म विल बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ये बात गलत है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज होता है, तो चाहे नुकसान भी क्यों ना हो हमको तो देना ही पड़ेगा। तो ए तो करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो गलत है। उसके बाद 32 में असर्शन कह रहा है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड। सही, ट्रू, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। रीजन कह रहा है हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज द टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर शेयर माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ट्रू, कह रहा है हिडन गुडविल निकालने का तरीका है टोटल कैपिटल में से सारे पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर दो। वेरी गुड। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन रीजन का कोई लिंक नहीं है गिवन असर्शन के साथ। उसके बाद 33 Z Limited invited application for issuing 2 lakh equity share of ₹20 each at a premium of 50 per share. The amount was payable 4 plus 8, 6 plus 10, 6 plus 16 और बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बच गया जी? 4 प्लस 26 और 8 34 16। गोपाल ए शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो गोपाल ने अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर फोरफीट हो गए। तो कह रहा है बताओ कॉल से नरियर में आप कितने रुपए लिखोगे? वेरी सिंपल। तो 16 रुपए उसने उसके नहीं दिए अलॉटमेंट के, 22 रुपए उसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो यानी 38 रुपए उसने नहीं दिए और उसके 200 शेयर्स थे। तो 200 शेयर्स इंटू 38 रुपए उसने नहीं दिए, तो कितना आ गया? 7600। ठीक है, सही। उसके बाद 34 फाइन फैब्रिक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच issued at a premium of 15 per share. The amount was payable 2 plus 3, 3 plus 5, 2 plus 4 और बैलेंस। गुंजन ए शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। गुंजन ने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी एंड हर शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो शेयर फॉरफीचर में पूछ रहा है आप क्या क्रेडिट करोगे? तो उसमें हम क्रेडिट करते हैं जितने रुपए हमें रिसीव हो गए फेस वैल्यू वाले। तो 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, तो यानी 5 रुपए हमें रिसीव हो गए। तो 500 शेयर हैं, 5 रुपए रिसीव हो गए, तो 500 इंटू 5, सही 2500। ठीक है। उसके बाद 35 असर्शन में लिखा है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड। ट्रू, because preference shareholders have the right to receive dividend before any dividend is paid on equity shares. True है ना, तो सही रीजन भी है। तो इसीलिए उनका डिविडेंड जो है वो फिक्स होता है, क्योंकि उनके पास ये अधिकार होता है कि उन्हें तो इक्विटी वालों से पहले ही मिल दिया जाएगा, इसीलिए उनका नाम भी जो होता है वो प्रेफरेंस होता है। उसके बाद 36 असर्शन में कह रहा है कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ, ट्रू। रीजन में कह रहा है द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कह रहा है शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है
वो सिर्फ अनपेड वैल्यू जो होती है शेयर्स की वहां तक ही सीमित होती है। ट्रू। ठीक है, तो ये भी वैसे करेक्ट ही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शेयर होल्डर अलग होता है और कंपनी जो है वो अलग होती है। कंपनी और शेयर होल्डर को अलग अलग क्यों देखा जाता है? क्योंकि शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। पार्टनरशिप में जबकि ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, क्योंकि अगर पार्टनर जो है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो पार्टनरशिप फर्म में जो है वो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर को लॉ जो है वो अलग एंटिटी नहीं देखता, जबकि कंपनी में वो अलग एंटिटी देखता है, क्योंकि शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी चाहे बिक जाए, लेकिन शेयर होल्डर से सिर्फ उतने ही रुपए लिए जाएंगे जितने शेयर्स की वैल्यू पर अनपेड है। चलो जी, अब आते हैं सेक्शन सी पर फटाफट। 37, एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। ₹4 per share were payable on application, ₹8 per share including premium on allotment and balance amount on first and final call. The issue was fully subscribed and all the amount due was received except the first and final call money on 1000 shares। ठीक है, तो subscribed but not fully paid up capital will be। चलो तो निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल लग रहा है मुझे तो भाई कंपनी के कह रहा है 50,000 इक्विटी शेयर्स थे, जिनमें लिखा है कि इशू करे कंपनी ने वो शेयर ₹5 के प्रीमियम पर। तो फेस वैल्यू जो है वो 10 मानी जाती है। तो ₹10 का शेयर है, ₹5 का प्रीमियम है, और फिर लिखा है ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 8 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो ₹4 तो एप्लीकेशन पे, ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पे, और बैलेंस इन फर्स्ट कॉल पे। तो वैसे तो वो ये कह रहा है कि सारे इशू जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ और सारा ही अमाउंट ड्यू जो है वो हमें मिल गया, सिवाय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के ऑन 1000 शेयर्स। तो बस एक ही कोई बदमाश रहा होगा 1000 शेयर वाला, जिसने अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बनाऊं कि इन 50,000 शेयरों में अगर मैं ये देखूं कि कितने लोगों ने हमें पूरे पैसे दे दिए, तो 49,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें पूरे पैसे दे दिए, तो इनको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सिर्फ 1000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने पूरे पैसे नहीं दिए, जिन्हें बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो इन्होंने क्या नहीं दिया? अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो इन्होंने अपने बस फाइनल कॉल के ₹3 नहीं दे रखे। तो क्वेश्चन इसमें हमसे ये पूछ रहा है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल विल बी। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल विल बी, तो निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इनफैक्ट इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो हमसे वो सिर्फ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल पूछ रहा है। तो 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पहले आप ऐसा लिखोगे अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं, फिर आप इसमें से क्या लेस कर दोगे? आप इसमें से कॉल्स इन अरियर लेस कर दोगे। तो 1000 शेयर ने ₹3 नहीं दिए, तो ₹3000 आप लेस कर दोगे। तो क्या आंसर आ गया आपका? ठीक है, सही, 7000। तो इसमें तो शेयर फोरफीट भी नहीं हो रहे, तो और आसान हो गया, बल्कि सिंपल ही हो गया। उसके बाद 38 असर्शन में पूछ रहा है, ए न्यू कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स ऑन प्रीमियम। कह रहा है एक नई कंपनी शेयर्स प्रीमियम पर इशू नहीं कर सकती। तो बताओ बच्चों, क्या कोई नई कंपनी शेयर्स प्रीमियम पर नहीं इशू कर सकती? फॉल्स। और रीजन में लिख रहा है, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन सच शेयर्स। तो ये भी देखो गलत है, क्योंकि अंग्रेजी होती है कि डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सच शेयर। ये अंग्रेजी होती है, उसने बीच में नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट नॉट लगाने की वजह से गलत हो गया।
तो इसका मतलब असर्शन का स्टेटमेंट भी गलत दे रखा है और रीजन का स्टेटमेंट भी गलत दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं। ठीक है सर, चलो अब इसके बाद जी केस बेस्ड है, मतलब कि एक कहानी होगी और फिर उस पर बेस्ड कुछ सवाल आपसे पूछ लेंगे। तो आरुषि एंड गौरी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट एक बार देख लो। एक इनके पास फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व, एक और फ्री रिजर्व है चॉकलेट पीएनएल, ये दोनों चॉकलेट हैं। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, मटका 50,000 है। फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट सन्ड्री डेटर और कैश है। चलो ठीक है, बाकी सब तो नॉर्मल है। फिर वो कह रहा था पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो उन्होंने अपने रेशियो को बदल लिया, पहले उनका रेशियो था 3:2 और अब उन्होंने रेशियो कर लिया इक्वल। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। चलो 39, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 1,70,000। तो भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कह रहा है 1,70,000 हो गई, तो वैसे थी 2 लाख रुपए की और 1,70,000 की हो गई, तो आप कहोगे कितनी गिरावट हुई? 30,000 की। अब आपके पास ऑलरेडी एक आईएफआर का मटका है 50,000 रुपए का, तो आप उस मटके में से गिरावट को एडजस्ट करवा लोगे। 30,000 रुपए गिरावट मटके में से एडजस्ट हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी 20,000 रुपए बच गए। तो आप उस बचे हुए 20,000 को क्या करते हो? उसको हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं 3:2 में। तो क्या बन गया सही ऑप्शन? ए को मिल जाएंगे 12 और जी को मिल जाएंगे 8। बिल्कुल सही, तो 20,000 रुपए 12 और 8 करके ए और जी को मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 1,00,000 रुपए देन। अब गुडविल की वैल्यू कह रहा है 1,00,000 रुपए है, तो उसके लिए आपको गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ता है। तो हम फटाफट से निकाल लेते हैं। ए और जी का ओल्ड शेयर में से माइनस कर देता हूं मैं न्यू शेयर और पता लगा लेता हूं कि किसने गेन करा और किसने सैक्रिफाइस करा। तो ए ने करा सैक्रिफाइस और जी ने करा गेन। तो इसका मतलब गौरी डेबिट टू आरुषि, कॉन्सेप्चुअल एंट्री बन गई गौरी डेबिट टू आरुषि। 1,00,000 इंटू 1/10, 10,000 10,000, तो गौरी डेबिट 10,000 टू आरुषि 10,000। तो ये हो गया आपका आंसर सही। ठीक है, उसके बाद 41 बता सकते हो? लिख रहा है इफ जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट 60,000 इज नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसकी भी कॉन्सेप्चुअल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यानी कि गौरी डेबिट टू आरुषि। तो 60,000 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गौरी डेबिट 6,000 और टू आरुषि 6,000 सही। चलो जी, तो अब आपका पार्ट 2 शुरू। सिंपल, अब आपके आसान क्वेश्चन है, अब दिक्कत नहीं होगी। 42, इफ क्विक रेशियो इज 1.3:1। तो इसका मतलब ऐसे समझ लो मन में कि क्विक एसेट्स हैं 1,30,000 के और करंट लाइबिलिटी है 1,00,000 की, ऐसी, ठीक है ना। तो क्विक रेशियो है 1.3:1। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इफेक्ट बताना है कि किसका इफेक्ट क्या होगा। रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम ए डेटर। अब आपको डेटर से 20,000 रुपए मिल गए, तो आपका कैश बढ़ जाएगा और डेटर कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे आपके क्विक एसेट में ही बढ़ा, क्विक एसेट में ही कम हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ न्यूमरेटर में, तो इससे तो हो जाएगा नो चेंज। दूसरे में लिख रहा है डेटर फॉर 20,000 रुपए पेड 15,000 इन फुल सेटलमेंट। अब 20,000 रुपए वाला डेटर हमें खाली 15 दे रहा है, तो भाई डेटर्स तो हमारे 20,000 रुपए कम हो जाएंगे और वो दे रहा है 15 सिर्फ, हमारा कैश बढ़ेगा सिर्फ 15,000 से। तो क्विक एसेट में 20,000 कम भी होंगे, क्विक एसेट में 15,000 बढ़ेंगे भी। तो टेक्निकली हमारा न्यूमरेटर अब खाली 1,25,000 ही बचेगा। क्विक एसेट अब खाली 1,25,000 ही बचेंगे, बाकी करंट लाइबिलिटी तो वही है 1,00,000। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से, सेकंड की वजह से हमारा रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा।
और थर्ड में लिखा है पेड रेंट 10,000 इन एडवांस, हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया। तो इससे क्या होगा, एक प्रीपेड रेंट नामक हमारा एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा, और हमने पैसे दे दिए तो हमारा कैश जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, अब लिक्विड एसेट्स में, क्विक एसेट्स में हम प्रीपेड रेंट को तो लेते नहीं है, वो हटा दिया। अब कैश के कम होते ही आपके क्विक एसेट्स कम हो जाएंगे, यानी न्यूमरेटर कम हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन से भी आपका रेशियो डिक्रीज ही होगा। तो मतलब पहले ट्रांजैक्शन से सी और बाकी दोनों ट्रांजैक्शन से बी। तो 1 से सी और 2 और 3 से बी। तो सही ऑप्शन बन गया ऑप्शन ए। उसके बाद 43, चलो 43 पहले करवा रखा है, सीधा एक बार में क्विक आंसर आना चाहिए। पहले कई बार डिस्कस हो चुका है, इसलिए दोबारा मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। प्रोप्राइटरी रेशियो कह रहा है 0.75:1। तो मतलब मान लो शेयर होल्डर फंड है 75,000 के और टोटल एसेट है 1,00,000 के। तो कह रहा है आपको ये बताना है कि इनमें से किसकी वजह से रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा। और रेशियो इंक्रीज तब होगा जब दोनों वैल्यूज क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। बताओ, बायबैक ऑफ ओन शेयर बाय द कंपनी, तो इससे तो दोनों चीजें, न्यूमरेटर भी कम और डिनोमिनेटर भी कम होगा, तो इससे तो रेशियो डिक्रीज होगा, तो ये तो गलत हो गया। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश, इससे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि एसेट में ही बढ़ा, एसेट में ही कम भी हो गया, कुछ नहीं होगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, आहा हा, शेयर्स इशू कर दिए तो शेयर होल्डर फंड भी बढ़ गया, और मशीन खरीदने के बदले में इशू कर दिए तो टोटल एसेट भी बढ़ गए। तो दोनों चीजों के बढ़ते ही आपका रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्रॉस चेक आप कर लेना चाहें बाद में, मैंने वैसे डिस्कस पहले कर रखा है। उसके बाद 44, एज्यूमिंग डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 1.8:1, कह रहा है डेट इक्विटी रेशियो मान लो 1.8:1 है। तो मतलब आप एज्यूम कर लो नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो 1,80,000 है, और शेयर होल्डर फंड जो है वो 1,00,000 है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज दिस रेशियो, कि इनमें से किस की वजह से रेशियो में गिरावट होगी। तो ये भी वैसे हमने पहले कर रखा है, तो किसकी वजह से गिरावट होगी। अब इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर्स इशू करने से तो क्या होता है, शेयर होल्डर फंड में जुड़ेगा, शेयर होल्डर फंड में ही घटेगा भी, तो टेक्निकली इससे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। बी में लिखा है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, तो डिबेंचर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में, तो इससे आपकी नॉन करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो न्यूमरेटर कम होगा, और शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया। तो न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ये तो रेशियो को डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। 45 पक्का मुझे पता है आप भूल गए होंगे। लिक्विड रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 1.2:1। तो लिक्विड एसेट मान लो है 1,20,000 और करंट लाइबिलिटी मान लो है 1,00,000। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दिस रेशियो, कह रहा है इनमें से किसकी वजह से रेशियो में गिरावट आएगी। कह रहा है बिल्स रिसीवेबल हमने ड्रॉ करे ट्रेड रिसीवेबल पर, तो भाई इसमें तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, बिल्स रिसीवेबल बढ़ गए, तो मतलब एसेट में ही बढ़ो घटो हो गया, तो इससे तो कोई नो चेंज होगा, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बी में कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स, तो हमने गुड्स खरीद लिए तो हमारे स्टॉक बढ़ जाएगा, और उधार पे खरीद लिया तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब लिक्विड रेशियो में स्टॉक का तो कोई काम नहीं है, उसको मैं छुपा देता हूँ, हटा देता हूँ। तो करंट लायबिलिटी के बढ़ने से इसका मतलब अब आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, और डिनोमिनेटर के बढ़ते ही साहब आपका रेशियो तो कम हो गई, तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही, बी, वेरी गुड। चलो उसके बाद है 46, मैच करना है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पर एक्रूड इंटरेस्ट मतलब हमें किसी को इंटरेस्ट पे करना था पर अभी तक हमने पे करा नहीं, तो सर ये तो हो गई करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट 10, 20, 15 साल बाद देना है हमें, तो ऐसा प्रोविजन तो नॉन करंट लायबिलिटी।
उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो बच्चा बच्चा जानता है, करंट लायबिलिटी। और लोन रीपेबल ऑन डिमांड, तो लोन ले रखा है आपने, तो लोन रीपेबल ऑन डिमांड, तो ये भी करंट लायबिलिटी। तो साहब सही ऑप्शन क्या बनेगा? पहले का ए, दूसरे का सी, और फिर तीसरे का भी ए, चौथे का भी ए। तो ए सी ए ए, ए सी ए ए, ए सी ए ए, ऑप्शन बी, ए सी ए ए। उसके बाद जी 47, ये आप बता सकते हो। फिक्स्ड एसेट्स आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल। ट्रू, फिक्स्ड एसेट्स को हम लंबे समय के लिए रखते हैं और बेचने के लिए नहीं रखते। करंट एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 18 महीने, तो बस ये तो गलत हो गया। करंट एसेट्स को हम 18 महीनों में रियलाइज नहीं करते हैं, बल्कि उसको तो हम 12 महीनों के भीतर भीतर रियलाइज करते हैं, हम ऐसा मानते हैं। सही। उसके बाद 48 असर्शन में लिखा है शॉर्ट टर्म लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द लिक्विडिटी रेशियोज ऑफ द फर्म। बताओ, शॉर्ट टर्म लेंडर्स जो हैं वो लिक्विडिटी रेशियो में जानने में दिलचस्पी रखेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो ही शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है। और रीजन कह रहा है बिकॉज इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो स्टेटमेंट तो ट्रू है कि इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स जो हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी देखने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन रीजन का कोई लिंक नहीं है, वो कुछ कह रहा है वो कुछ कह रहा है। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना, तो वो नहीं है। चलो सही। इसके बाद जी लास्ट सेक्शन बी, फिर पार्ट 2 फिनिश, पेपर फिनिश, सारी कहानी कंप्लीट। क्वेश्चन 49 फटाफट करके देखना आप भी साथ साथ। 9% डिबेंचर 1 लाख रुपए, ट्रेड पेबल 4 लाख रुपए, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख रुपए, प्रीपेड एक्सपेंस 40,000, इन्वेंट्री 560, गुडविल 2 लाख, करंट रेशियो विल बी। तो करंट रेशियो के लिए ना तो डिबेंचर का कोई यूज, ना गुडविल का कोई यूज, बस अब करंट एसेट्स जोड़ लो। ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, प्रीपेड 40, इन्वेंट्री 560, तो करंट एसेट्स तो हो गए 10 लाख, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी जोड़ लो। ट्रेड पेबल 4 लाख, बस और तो कोई है ही नहीं शायद, तो 10/4, ठीक है सही, 2.5:1, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख। जो चीते बच्चे हैं वो ध्यान रखें, जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस का ही भाग होता है, तो ये लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आ चुका है, तो ये पागल बनाने के लिए दिया है। टोटल एसेट्स 20 लाख, प्रोप्राइटरी रेशियो विल बी, वेरी गुड, तो SHF अपॉन टोटल एसेट, तो 12/20, सही, 0.6:1, ठीक है गुड। उसके बाद 51 ये करंट रेशियो विल बी, तो करंट रेशियो के लिए हमें क्या लेना है? करंट एसेट्स, तो वो तो हमें दे ही रखे हैं, 10,20,000, न्यूमरेटर तो दे ही रखा है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी क्या क्या, ट्रेड पेबल टिक, शॉर्ट टर्म बोरोइंग टिक, डिवेंचर नहीं, ये बेवकूफ बना रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स टिक, कॉल्स इन एडवांस, ये भी करंट लाइबिलिटी टिक, तो इन्हें जोड़ लेते हैं, तो ये जुड़कर आ गया 5 लाख, तो 10/20/5 कितना आ गया? सही, 2.04:1, ठीक है सही। उसके बाद 52, ये आपको होमवर्क दे दूं? हाँ सर। 53, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9 लाख, ओपनिंग डेटर 90, क्लोजिंग डेटर 110, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो किसी को याद है फॉर्मूला? बहुत ही सिंपल था, इसमें हम लेते हैं क्रेडिट RFO, ये तो न्यूमरेटर होता है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, हाँ, तो क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। पीडीडी आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, पीडीडी को इसमें माइनस हम नहीं करते, ऐसा हम जानते हैं, ठीक है, तो 9 टाइम्स आ जाएगा, बिल्कुल सही।
इसके बाद 54 में कह रहा है असर्शन RFO इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO प्लस GP। तो ट्रू, यही फॉर्मूला होता है RFO का, है ना, COGS प्लस GP। और रीजन में कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर्स द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, फॉल्स। बल्कि ये तो मेजर करता है कि हमारी इन्वेंट्री कितनी फास्ट मूव कर रही है। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। और इसके बाद लास्ट 55, असर्शन में लिखा है डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड P&L विल बी शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ट्रू, क्योंकि डेबिट बैलेंस भी एक तरह से P&L का नुकसान है, लेकिन आएगा तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में ही, नेगेटिव आ जाएगा लेकिन आएगा तो वहीं। और रीजन कह रहा है DRR विल बी शोन अंडर द सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कह रहा है हम रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग में शो करेंगे। ट्रू, तो ये भी सही कह रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन का कोई भी लिंक नहीं है असर्शन के साथ। बिल्कुल सही। तो ये हो गया बच्चों हमारा पूरा पेपर डिस्कशन कंप्लीट। आई होप आपको सब समझ में आए हों क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे। 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप होमवर्क में कंप्लीट करना।